यह कैसी खुशी है जो हाथ में आकर भी कोई खुशी नहीं दे रही। इसी आज़ादी की चाह मुझे कब से थी, लेकिन इस प्रकार नहीं। श्रद्धा अपने हाथों में लिए पति के द्वारा भेजे नोटिस को न जाने कब से निहार रही थी। उसे तो खुश होना चाहिए था, पर न जाने क्यों नहीं हो पा रही थी। जब तक कुछ हासिल नहीं होता तब तक एक जुनून सा हावी रहता है जहन पर। इस कागज के टुकड़े ने मानो उसका सर्वस्व हर रखा था। पर क्या करे इस शाम को, जब हर दिन की वह जद्दोजहद एक झटके में समाप्त हो गई। अब जो भी हो, इस शाम को इस हासिल का जश्न तो बनता ही है। अगले ही पल गहरे मेकअप तले खुद की भावनाओं को छिपाए एक डिस्को में जा पहुंची। यही तो चाहिए था उसे, इसी को तो पाना था उसे। फिर ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्यों नहीं झूम रही? क्यों नहीं थिरक रही? क्यों यह शोर, ये गाने जिनके लिए वह बेताब थी, आज बेकार और असहनीय महसूस हो रहे हैं? यही चाहिए था ना? फिर पैर थिरकने की जगह जम क्यों गए हैं? उफ! फिर ये अश्रु, यह मूर्ख बनाती है बूंदाबांदी। जब देखो उसे गुमराह करने को टपक पड़ती है। यह वही आंसू है जिसने श्रद्धा के जीवन को पेचीदा बना दिया है। कहते हैं ये आंसू मन के अबोले शब्द होते हैं, पर क्षण क्षण बदलते मन के साथ ये भी अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं और मानस की उलझनों को जलेबीदार बना बावला साबित कर देते हैं। तेज बजता संगीत, हंसते चिल्लाते लोग, रंगीन रोशनी और रहस्यमय सा अंधकार का बार बार आना जाना, बिल्कुल उसकी मनोस्थिति की तरह। काश यह शोर कम हो जाता, काश थोड़ी नीरवता होती। अजीबोगरीब विक्षिप्त सी सोच होती जा रही है उसकी। मन उन्हीं छोटी गलियों की तरफ क्यों भाग रहा है जिन्हें छोड़ने को अब तक वह तत्पर थी, आतुर थी। श्रद्धा की शादी सतीश से हुई थी, जो देश के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ होनहार कैंडिडेट था। उस वक्त अपनी बिरादरी में श्रद्धा ने भी इंजीनियरिंग की ही डिग्री हासिल की थी और किसी आईटी फर्म में के लिए काम करती थी। शादी के वक्त सब कुछ बहुत रंगीन था। शादी खूब धूम धड़ाके से हुई थी, श्रद्धा के शहर मुंबई से। शादी के बाद वह विदा होकर सतीश की शहर रायपुर गई और फिर दोनों हनीमून मनाने चले गए। सतीश चूंकि खनन अभियंता था तो लाजमी था कि उसकी पोस्टिंग खदान के ही पास होगी। वह झारखंड के कोयला खदान में कार्यरत था और पीपरवार नामक कोलैरी में उसकी पोस्टिंग थी। कोयला खदान के पास ही सर्व सुविधा संपन्न कॉलोनी थी, जहां अफसरों और श्रमिकों के परिवार कंपनी के क्वार्टर में रहते थे। सतीश को भी एक बंगला मिला हुआ था, जिसमें एक छोटा सा बगीचा भी था और सर्वेंट क्वार्टर्स भी। हनीमून से लौटकर सतीश बड़ी खुशी से श्रद्धा को लेकर पीपरवार अपने बंगले पर अपनी गृहस्थी शुरू करने गया। अब तक वह गेस्ट हाउस में ही रहता था। सौ पत्नी और घर दोनों की खुशी उसे प्रफुल्लित कर रही थी। जिंदगी के इस नवीकरण से उत्साहित सतीश अपने क्वार्टर को घर में तब्दील करने में लग गया। श्रद्धा भी उसी उत्साह से इस नूतनता का आनंद लेने लगी। नवविवाहित जोड़े को हर दिन कोई ना कोई कॉलोनी में अपने घर खाने पर निमंत्रित करता था। शहर से दूर उस छोटी सी कॉलोनी में सभी बड़ी आत्मीयता से रहते थे। आपस के सौहार्द और जुड़ाव की जड़ें गहरी थीं। किसी सीनियर अफसर की पत्नी ने खुद को श्रद्धा की भाभी बता एक रिश्ता बना लिया, तो किसी ने बहन, तो किसी ने बेटी। श्रद्धा को एक हफ्ता अपनी रसोई शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई ना कोई इस बात का ध्यान रख लेता था। इस बीच एक बूढ़ी महिला को उन्होंने काम पर रख लिया, जो बंगले से लगे सर्वेंट क्वार्टरों में रहने लगी। श्रद्धा भी वर्क फ्रॉम होम करने लगी। पीपरवार से नज़दीकी शहर रांची कोई 80 किलोमीटर दूर था। एक महीने में ही कई बार श्रद्धा जीतकर वहाँ के कई चक्कर काट चुकी थी, जबकि ज़रूरत की सभी दुकानें कॉलोनी के शॉपिंग सेंटर में उपलब्ध थी। मगर रांची तो रांची ही था। एक सुंदर पहाड़ी नगर मुंबई की चकाचौंध वहाँ नदारत थी। 2 महीने होते होते श्रद्धा को उब होने लगी। ऑफिसर क्लब में हफ्ते में एक बार होने वाली पार्टी में उसका मन ना लगता।
वहाँ का घरेलू सा माहौल उसे रास ना आता। सतीश भी दिनों दिन व्यस्त होता जा रहा था। खदान की ड्यूटी बहुत मेहनत वाली होती है और जोखिम किसी सैनिक से कम नहीं। थक कर चूर कोयले की धूल से अटा जब वह लौटता तो श्रद्धा का मन कड़वाहट से भर जाता। सतीश उसे बताता खदान में चलने वाले बड़े बड़े डोजर डंपरों के बारे में कि कैसे वे गहरी खदानों में चलते हैं, कैसे कोयला काटा जाता है। उन भारी भरकम मशीनों के साथ काम करने के जोखिम की भी खूब चर्चा करता, या बॉस की शाबाशी या डांट इत्यादि का जिक्र करता तो श्रद्धा उबासी लेने लगती। उसके अनमनेपन को भांपते हुए सतीश अगली छुट्टी का प्रोग्राम बनाने लगता। मगर जो था सो था ही। पैसे आ तो रहे थे जो श्रद्धा को बेहद पसंद थे, पर सच्चाई यह थी कि वह महानगरीय जीवन की कमी महसूस करने लगी थी। उसे आश्चर्य होता कि यहाँ की रहने वाली दूसरी स्त्रियाँ खुश कैसे रहती हैं। वहाँ के शांत वातावरण में उसे सुख नहीं, खालीपन महसूस होने लगा। न कोई मॉल, न कोई मल्टीप्लेक्स, भला कोई इन सब के बिना रहे कैसे। वह संडे था जब उन दोनों ने शादी के 2 महीने पूरे होने की खुशी में केक काटा था और 5-6 कलीग्स को खाने पर बुलाया था। रात में वह सोशल मीडिया पर अपनी सहेली की तस्वीरें देख रही थी जो उसने दिल्ली के किसी मॉल में घूमते हुए खींची थी। अचानक उसे अपना जीवन बर्बाद लगने लगा और बहुत खराब मूड के साथ उसने सतीश को जता भी दिया। सतीश ने हर तरीके से अपने प्यार को जताने की खूब कोशिश की, पर श्रद्धा पर मानो भूत सवार। श्रद्धा को उसकी माँ ने पहले ही चेताया था कि सतीश की पोस्टिंग अंदरूनी जगहों पर ही रहेगी, पर उस वक्त तो श्रद्धा को सतीश की मोटी सैलरी ही आकर्षित कर रही थी। अब उसे सब कुछ फीका और अनाकर्षक लगने लगा। वहाँ के लोग, वह जगह और खुद सतीश भी। प्यार का खुमार उतर चुका था। उस संडे देर रात उसने ऐलान कर ही दिया कि वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकती है। कुछ ही दिनों के बाद जब उसने सतीश को सूचना दी कि उसकी कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम के लिए मना कर रही है और उसे अब मुंबई जाकर ऑफिस जाते हुए काम करना होगा, तो सतीश को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी खुशी सतीश से छिप नहीं रही थी। उसका प्रफुल्लित चेहरा उसे उदास कर रहा था। श्रद्धा बार बार कह रही थी कि वह आती रहेगी बीच बीच में। सतीश उसे रांची एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। मुंबई में रहने के लिए फ्लैट और बाकी इंतज़ामों के लिए भी उसने पैसे भेजे। अब श्रद्धा की नौकरी में इतना दम नहीं था कि वह ज़्यादा शान और शौकत से रह सकें। अब सोशल मीडिया श्रद्धा की मुंबई के खास जगहों पर क्लिक की तस्वीरों से पटने लगा। वह जितना खुश दिख रही थी, सतीश उतना ही उदास और चिंता से घिरा जा रहा था। उसे अपनी शादी का अंधकार भविष्य स्पष्ट नजर आने लगा था। बूढ़ी नौकरानी जो पका देती, सतीश जैसी तैसी उसे जीवन गुजार रहा था। कॉलोनी की सभी महिलाएं श्रद्धा को कोसती कि एक अच्छे भले लड़के का जीवन बिगाड़ दिया उसने। इंसान कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया तभी परफॉर्म कर सकता है जब वह मानसिक रूप से भी स्थिर हो। सतीश हमेशा दुखी दुखी और उदास सा रहता था। कोयला खदान में उसे अति सतर्कता की ज़रूरत थी, जबकि वह उसके उलट भाव से जी रहा था। उस दिन खदान में माइंस इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई हुई थी। श्रद्धा को लौटे 5 महीने हो चुके थे। इस बीच सतीश 2 बार मुंबई जा चुका था, पर पता नहीं क्यों वह श्रद्धा के व्यवहार में खुद के लिए कोई प्रेम महसूस नहीं कर पाया था। अपनी उधेड़ बूंद में वह परेशान सा टीम के सवालों के जवाब दे रहा था। सही होते हुए भी वह कुछ गलत जानकारी देने लगा था। उसके साथ ही कंपनी ज्वाइन करने वाली पर्सनल मैनेजर मोनिका उसकी बातों को संभालते हुए उसकी बातों को बार बार सुधारने का प्रयास कर रही थी। मोनिका सतीश की मनोस्थिति भांप रही थी, परंतु आज सतीश कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। तभी खदान के ऊंची ऊंची रास्ते पर सतीश का पैर फिसल गया और वह खुदी हुई ढीली कोयले की ढेरी से कई फुट नीचे लुढ़क गया। बॉस ने मोनिका को इशारा किया कि वह सतीश को संभालें, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करें
और वे खुद आधिकारिक टीम को यह बोलते आगे बढ़ गए कि सतीश हमारी सबसे काबिल अफसरों में से एक हैं। कोयला खदानों में छोटी से छोटी घटना दुर्घटना को भी बेहद संजीदगी से लिया जाता है ताकि बड़ी दुर्घटना ना घटे। सतीश के पैर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में भी अच्छी खासी चोट लगी थी। चेहरे पर भी काफ़ी खरोंची लगी थी। कुल मिलाकर वह बिस्तर पर आ चुका था। डिस्पेंसरी से छुट्टी होने तक मोनिका उसके साथ ही रही। कुछ और मित्रगण भी जुट गए थे। घर पहुंचा तब तक कॉलोनी की महिलाओं तक उसकी दुर्घटना की खबर पहुंच गई थी। यह तो खूबसूरती थी उस छोटी सी जगह की कि सब एक दूसरे की दुख सुख में सहयोग करते हैं। श्रद्धा को यही बात नागवार गुजरती। वह इसे निजता का हनन समझती। खैर, मोनिका को बातों बातों में पता लग गया था कि सतीश का उस दिन जन्मदिन था और उसकी नई नवेली पत्नी ने उसे 2 दिन से फ़ोन भी नहीं किया था। हालांकि उसके क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी रकम खर्च होने का मैसेज आ चुका था। बूढ़ी मेहरी तो घबरा गई कि किस तरह साहब को संभाले। खैर, अगल बगल पड़ोसनियों ने उस दिन के भोजन का इंतज़ाम कर दिया। रात में मोनिका ने केक और कुछ मित्रों को साथ लाकर सतीश की उदासी दूर करने की असफल कोशिश की। इस बीच सतीश ने तो नहीं पर किसी पड़ोसिन ने केक और उस गेट टुगेदर की तस्वीरें श्रद्धा को भेज दी। आश्चर्यजनक रूप से श्रद्धा ने तुरंत उन्हें मैसेज करके पूछा कि वह लड़की कौन है जो सतीश की बगल में बैठी केक कटवाने में मदद कर रही है। पड़ोसिन को यह बात बेहद नागवार गुजरी कि उसका ध्यान सतीश के प्लास्टर पर लगे पैर या चोटिल पट्टियों से बंधे हिस्सों की तरफ ना जाकर इस बात पर गया। अनुभवी नज़रों ने भाप लिया था कि सतीश की पत्नी नौकरी का बहाना बनाकर मुंबई रहने लगी है और उसके वियोग में सतीश बावला हुए जा रहा है। मोनिका सतीश के प्रति एक अतिरिक्त हमदर्दी का भाव रखने लगी थी। जहाँ कॉलोनी में सब शादीशुदा थे, वहीं मोनिका कुंवारी और सतीश जबरदस्ती कुंवारों वाला जिंदगी गुजार रहा था। उस दिन देर रात तक उसे दवा इत्यादि देकर वह अपने घर गई थी। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता और चाय की थर्मस ले हाजिर हो चुकी थी। चूँकि सतीश खुद से दवा लेने में भी असमर्थ था, मोनिका मेहरी का सहारा लेकर उसे बैठा ही रही थी कि श्रद्धा का फ़ोन आ गया। कल तो खूब पार्टी मनी है। कौन है वह जो तुम्हारा हाथ पकड़कर केक कटवा रही थी? मेरी पीठ पीछे तुम इस तरह गुलछरे उड़ाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती। दिखने में भी बहुत भोले मालूम होते हो। श्रद्धा के व्यंग्यात्मक तीर चल रहे थे और सतीश का दिल छलनी हुए जा रहा था। सारी बातें फ़ोन की परिधि को लांघती हुई पूरे कमरे में तरंगित हो रही थी। मोनिका के सामने उसकी गृहस्थी की पोल खुल चुकी थी, जिसे उसने बमुश्किल एक झूठा मुलम्मा चढ़ाकर छिपाया हुआ था। सतीश हूँ हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पा रहा था और श्रद्धा सीना जोरी की सारी हदें पार करती जा रही थी। लेकिन श्रद्धा खुद को बेचारी दिखाती। श्रद्धा के उस रूखे व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था, ना संवेदनशीलता और ना ही स्नेह दुलार। मैं भी तकलीफ़ में हूँ, बात करने में असमर्थ हूँ। तुम चाहो तो बाद में फ़ोन करूँगा। सुनो, ज़रा अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा दो। मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लेना है और तुम्हारे कार्ड की लिमिट पूरी हो गई है। अब मुंबई जैसे शहर के खर्चे हज़ारों होते हैं, तुम क्या समझोगे? मैं अपनी दोस्त के साथ दुकान गई थी और कार्ड डिक्लाइन हो गया। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। श्रद्धा बोल रही थी और सतीश का दिल छलनी हो रहा था कि उसने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी। सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही नाता रह गया है क्या? चूँकि सारी बातें मोनिका के समक्ष हो रही थी सो उसका भी मन पसीज गया। शाम होते होते सतीश के माता पिता ही रायपुर से रांची होते हुए पीपरवार पहुंच गए। उनके आ जाने के बाद मोनिका भी थोड़ी निश्चिंत हुई और कॉलोनी के और लोग भी। सतीश की माँ को तो पता ही नहीं था कि उनकी नवब्याहता बहू उनके बेटे के साथ न रहकर मुंबई रहने लगी है। बेटे की शादी के बाद उन्हें ज़्यादा पूछताछ उनकी गृहस्थी में सेंध सरीखी लगती थी। सतीश ने भी घर परिवार में किसी से
इस बात की चर्चा तक नहीं की थी कि श्रद्धा अब उसके साथ नहीं रह रही। यह बात उसे एक तरह से खुद की हार समझ आती थी और वह इस दर्द को दबाए घुल रहा था। अब जब माँ के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गई तो उसका मन भी कुछ हल्का हुआ और वह अपने टूटे पैर और चोटिल दिल दिमाग व शरीर की तरफ उत्प्रेरित हुआ। अपने शुभचिंतक और मददगार भी दिखने लगे। सतीश की माँ ने श्रद्धा को फ़ोन लगाकर कहा कि वह पीपरवार आकर उसकी देखभाल करे। उन्होंने उसे भला बुरा भी कहा कि पति की दुर्घटना के विषय में जानकर भी वह नहीं आई। श्रद्धा ने भोलेपन से कहा, मम्मी जी, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मुंबई से रांची फ़्लाइट का किराया भर सकूं। सतीश के कार्ड की लिमिट भी पार हो गई है इस महीने। सतीश के माता पिता सिर पकड़कर बैठ गए कि कैसी मानसिकता है इसकी। खैर, उसे टिकट भेजा गया और एहसान जताती हुई श्रद्धा आ भी गई। महीनों बाद अपनी पत्नी को घर में दिख सतीश खिल उठा। उसे शुरुआती दिनों की याद आने लगी जब उसने और श्रद्धा ने गृहस्थी की शुरुआत की थी। परंतु श्रद्धा के नखरों का अंत नहीं था। साधारण से परिवार की साधारण सी नौकरी करने वाली लड़की पति के पैसों पर ऐश करती आज़ाद और उन्मुक्त हो चुकी थी। घर में घुसते ही उसकी उस जगह से शिकायतों का पुलिंदा अनावृत होने लगा था। सतीश का ड्राइवर श्रद्धा को रिसीव करने गया। उसके जूनियर के समक्ष ही वह कोयला वाली सड़कों, सूने रास्तों और पसरी मनहूसियत का रोना लेकर बैठ गई। सतीश बिस्तर पर है, लाचार है, इस बात का भी एहसास उसे कुछ समय बाद ही चला। फिर उसे बड़े हुए कामों से भी परेशानी होने लगी। सास ससुर के समक्ष ही वह अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने लगी। उसकी आने की खबर सुन अगले दिन सतीश के सहकर्मी और कॉलोनी की महिलाएं भी मिलने आ गईं। वैसे भी सब नियमित हाल चाल तो सतीश का करते ही थे। सब ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि श्रद्धा कमरे में सतीश को ऊंचे स्वर में कहने लगी, यही बात मुझे पसंद नहीं। यहाँ हर वक्त लोग नाक घुसाए रहते हैं। प्राइवेसी किस चिड़िया का नाम है, मानो खबर ही नहीं। बाय द वे, वह लड़की नहीं दिखाई दे रही है जिसका हाथ पकड़ तुमने केक काटा था। श्रद्धा, ऐसे ना बोलो। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला था और मोनिका का तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। श्रद्धा के आने के 2-3 दिनों बाद ही सतीश के माता पिता रायपुर लौट गए ताकि बेटे बहू एकांत में अपनी टूटती गृहस्थी की मौली को फिर से लपेट लें। माँ ने एक बार कहा भी, सतीश तू क्यों नहीं मुंबई या किसी अन्य महानगर में नौकरी खोज लेता है ताकि बहू भी खुश रह सके। माँ, मैंने एक माइनिंग यानी खनन अभियंता की पढ़ाई की है और मेरी नौकरी हमेशा ऐसी जगहों पर ही होगी। अब खदान तो महानगरों में नहीं होंगे ना। सतीश की बात सही ही थी। अगले 3-4 दिनों में ही महानगरीय पंछी के पंख फड़फड़ाने को व्याकुल होने लगे। उसे मुंबई की चकाचौंध की कमी महसूस होने लगी। झारखंड के उस अंदरूनी भाग की हरियाली और सघन वन के बीच सुंदर कॉलोनी, शांत वातावरण और खुश मिजाज लोग मुँह चिढ़ाते प्रतीत होते। बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, इज्जत उसे नहीं लुभाते थे। लोगों की परवाह और स्नेह उसे बंधन लगने लगा। वह वहाँ से निकलने के बहाने खोजने लगी। हाँ, सभी से वह उस लड़की के विषय में ज़रूर पूछती जो केक कटवाते वक्त साथ थे, पर किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया मोनिका के विषय में। उल्टे लोगों को लगने लगा कि यदि श्रद्धा की जगह मोनिका से सतीश की शादी हुई होती तो ज़्यादा सफल और सुखी होती उसकी ज़िंदगी। सतीश, मैंने आशा काकी को सब कुछ समझा दिया है, वह तुम्हारा ख्याल रख लेंगी। मुझे वापस जाना ही होगा, यह मेरा दम घुटता है। मैं 2-3 महीनों में फिर आती हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हुए श्रद्धा अपना सामान समेटने लगी। सतीश बिस्तर पर प्लास्टर वाले पैर लिए उसे देख रहा था, जिसे कटने में अभी 5 हफ्ते शेष थे। भावुक संवेदनशील सतीश पत्नी के इस अवतार को देख अचंभित हो रहा था। दिल की गहराइयों में बहुत कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। उसने जाती हुई श्रद्धा को इस बार कुछ नहीं कहा, बल्कि करवट लेकर उसकी तरफ पीठ कर दी
ताकि उसके आंसुओं को देख श्रद्धा उसे कमज़ोर ना समझ ले और फिर और ज़्यादा इमोशनल अत्याचार न करने लगे। सतीश ने इस बार उसे दिल से नहीं, जिंदगी से भी विदा कर दिया। इस एक पहिए की गृहस्थी से उसका भी मन उचाट हो गया। श्रद्धा ने सोचा भी नहीं था कि उसके जाते ही सतीश उसे तलाक के पेपर भिजवा देगा। कहाँ वह उसके पैसों पर ऐश करने की सोच रही थी। सीधा साधा सा पढ़ाकू गवार टाइप का लड़का कुछ ऐसा कर जाएगा जो उसके स्वप्नों पर वज्रपात सरीखा होगा। श्रद्धा ने समझा था कि वह इस तरह सतीश को इमोशनल मूर्ख बना अपनी मनमानी करती रहेगी। ठुकराए जाने के बाद उसे उस 56 भोग थाली का महत्व याद आ रहा था, मगर ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। क्यों नाटक कर रही हो भाभी? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई साल पहले से ही जानती थी आज का यह दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसीलिए तो सदा टोकती रही हूँ कि अपना व्यवहार इतना भी हल्का ना बनाओ। मेरा व्यवहार हल्का है? सदा की तरह भाभी ने आंखें तरी दी। तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। नाराज़ थी भाई भाभी से। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा व्यवहार और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना, जब तक सहा गया सहती रही, और जब लगा अब नहीं सह सकती, पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सांस बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ना पड़ना अभी गया नहीं। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई है। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो। आधी उम्र में इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो यह भी है, तो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम उलूल जुलूल बकते रहें। आज सवाल हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण ही हो रहा है किरण। तेरे ही ससुराल के हैं ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहाँ लगने नहीं देती। मेरी ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था तब मुझसे पूछा था क्या तुमने भाभी? भैया, आपने भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कोई बुरी आदत तो नहीं। भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको, जिसके सामने वह पला बड़ा है। तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी कि कहीं रिश्ता ही ना तुड़वा दूँ। मुझे तो पता ही तब चला था जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपने ससुराल में कि आने वाली सगी मेरी भतीजी है, जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं। गला भर आया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फ़ायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोस्त क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बच्ची वहाँ सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूँ? ना मैं कल किसी गिनती में थी और ना ही आज किसी गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है ना किरण? तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। कैसी बात करती हो भाभी? मेरा घर तो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है। भला मेरी जूती के नीचे वह कैसे रह सकती है? सच तो यह है कि जो कलह तुम सदा यहाँ डालती रही हो, उसी को अपनी बच्ची के संस्कारों में गूंद कर तुमने साथ बांध दिया है। एक तो सोना, ऊपर से सुहागा। पति अच्छा था तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता, जिस तरह भैया डालते रहें। लेकिन वह भी तो सहारा नहीं है। शराबी, चरित्रहीन पति पत्नी को बदनाम करने में लगा रहता है, और पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आँखों पर रखते हैं। पति को समझाएं, उसे सुधारने का प्रयास करें। कैसे समझाए उसे मेरी बेटी? उसके तो 10-10 हज़ार चक्कर हैं। कई दिन वह घर ही नहीं आता।
ऊपर से तू उसी को ही दोष देती है। तो क्या करूँ मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जतमान देते हैं तो उन्हीं का मान रख करके घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करें। मेरे दोस्त देने या ना देने से कोई अर्थ नहीं है। भैया, मैं कब उसके घर जाती हूँ? तुमने इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वह बुआ के घर आना जाना चाहे, या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं? तुम्हारे परिवार से दूर ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा और मैं अतीत में विचरण करने लगी। यही वह घर आंगन है जहाँ मैं और भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा, मगर भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिलो दिमाग की भाभी की जबान गज भर लंबी थी। कुदरत ने शायद लंबी जबान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। अवाक रह जाते थे हम सब। बच्चों की तरह लड़ पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा साधा आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि बरसों का रिश्ता कहीं टूट ना जाए। लेकिन भाभी तो अपनी ज़रा सी चीज़ें आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर आरोप लगा देती थी कि मैंने ही अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती थी। कैसी बातें करती हैं भाभी। पहले पहल तो सब मुझे शक से देखते थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह सब भाभी के ही दिमाग की उपज है। भैया से 4-5 साल छोटी हूँ मैं, और माँ बाप की लाडली समझदार बेटी जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी। यह क्या हो गया है तुम्हें किरण? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें? भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया? तब समझ में आया भैया के खींचे खींचे रहने का कारण। मैंने भाभी के पैसे निकाल लिए हैं। नहीं तो भैया, ज़रूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूँगी। भाभी के पैसे चुराऊँगी क्यों मैं? तुमने अपनी भाभी के 300 रुपये नहीं निकाल लिए हैं? और वह शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी। भैया, भारी दुपट्टा मेरे किस काम का? और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो तुम? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वह कहती है कि तुम उसका सामान चुरा कर अपने में ही संभाल रही हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुरा कर अपना दहेज सहेजूंगी। पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की बक्की सी भीतर चली गई। क्या यह सच है किरण? तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? काटो तो खून नहीं रहा था मुझ में। क्या माँ की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का भी यही कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे पाटना सबके बस से बाहर था। हर पल वह किसी न किसी पर कोई न कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा था। लगता हम सब चोर हैं जो बस भाभी के ही सामान पर नज़र गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या यह लड़की? गुस्से में बोल पड़े थे पिताजी। जब देखो किसी ना किसी को चोर बना देती हैं। हम भूखे नंगे हैं क्या जो किसी के सामान पर हमारी नज़रें रहें? बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया इसके आने से। 2-3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई थी और माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे इस प्रयास में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब जब मैंने आखिरी बार मायका देखा था। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते और जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं यह सोच कर नहीं आई कि क्या पता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्ज़ाम लगा दें। मैंने अपनी बेटे की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था,
जिस पर भाभी ने यह आरोप लगा लिया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फ़ोन पर पूछा था कि भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो रो पड़े थे वह। जीवन नरक हो गया है मेरा किरण। मैं क्या करूं ऐसी औरत का, ना जीती है ना जीने देती है। भाई की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब यही रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे इन रिश्तों का निर्वाह करे। प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक घरों में आग ना लगा दे उन्हें चैन नहीं आता। किरण, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में लड़की ना देती। भाभी के यह शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के आरोपों का। बुआ आइए, आप ऊपर चलिए, सफ़र की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। भाभी का विलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली गई और पीछे पीछे भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। यह आपकी बहू है बुआ, भतीजे ने कहा। नेहा, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो, आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। रक्त में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना यह, इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना न लाती। गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक लिया। बुआ, आप इस घर की बेटी है, आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें। बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन बरसों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज भी कोई घर ऐसा है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। यह कहकर मैं रो पड़ी थी तो भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। माला बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी है मुझे नेहा। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ में आया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग। बुआ, नेहा का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता है उस पर माँ कोई न कोई आरोप लगा देती है। किसी दूसरे की मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता। अपनी ईमानदारी नेहा भी कब तक प्रमाणित करती। इसकी माँ ने ही इसे 50 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों के खो जाने के आरोप माँ लगाती हैं वह चीज़ें वास्तव में होती ही नहीं हैं। माँ एक काल्पनिक चीज़ें गढ़ लेती हैं जो न कभी माँ के पास मिलती है ना ही उसके पास मिलती है, जिस पर माँ आरोप लगाती हैं। याद आया मुझे जब पहली बार भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल का। ये दोनों चीज़ें कभी मिली ही नहीं थीं। माँ का ध्येय मात्र दूसरों को अपमानित करना होता है, इसीलिए अपनी कोई भी चीज़ खो जाने का बहाना बनाकर करती रहती हैं। मैं क्या करूँ बुआ, वह समझती ही नहीं। और यही सब माँ ने स्वाति को भी सिखा दिया है। मैं मानती हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, अब शादी के बाद काफ़ी संभल गया है, लेकिन स्वाति बात बेबात हर पल माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती रहती है, जिस पर उसका पति तिलमिलाता रहता है। उस पर, उसकी माँ पर अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का आरोप स्वाति लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी। अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है ना बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने नानी से सीखा वही स्वाति में रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग जो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया। दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। नेहा भी साथ रहना नहीं चाहती। स्वाति का पति भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ, मैंने इसीलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के लिए कुछ प्रायश्चित कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रस्ता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है।
वहाँ से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर समय यही निकलता है। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस कर सकती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटों का है। क्या करते भैया भी, जिसका हाथ पकड़ा था उसका पर्दा तो रखना ही था। यह अलग बात है कि उसने पूरे घर हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा। एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज़्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा, उसका मन तो हल्का हो गया, लेकिन मेरे मन का बोझ यह सोचकर बढ़ने लगा था कि कैसे मैं अपनी चचिया सास के घर जाकर भतीजी की वकालत कर पाऊंगी, कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वह अपनी बहू को माफ़ कर दे। सत्य तो यही है ना कि आज तक मैं खुद अपनी भाभी को जमा नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि स्वाति का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार स्वाति के पति को समझाएं और मैं भी स्वाति को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा, स्वाति मेरी भी तो बच्ची है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल था, फिर भी भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी सदा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं। मेरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।